अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ओ लेवल बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल्स, और इसमें हम स्पेशली आज माइक्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपी के अंदर हम लाइट माइक्रोस्कोप को आज डिटेल से स्टडी करेंगे, फिर आने वाले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपी से। जब हम लिविंग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उनमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत छोटी हैं, जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स के अंदर की स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। तो इनको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से इन स्ट्रक्चर को स्टडी करने का नाम है माइक्रोस्कोपी। बहुत सिंपली मैंने आपको बता दिया। अब ये स्ट्रक्चर कितनी छोटी हैं उसके लिए हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कितनी छोटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, राइट। सो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की क्या, मीटर, ठीक है। और मीटर का आइडिया हमें कितना होगा, ये इतना 3 फीट के करीब 1 मीटर होता है, तकरीबन इतनी सी लेंथ 1 मीटर होती है, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर वाली यूनिट की बात करें तो किलोमीटर आ जाता है। किलोमीटर 1000 मीटर को जब हम जमा करते हैं तो किलोमीटर बन जाता है। जैसे हम 1 कैव यूज़, कै यानी किलो, ठीक है। कै क्या होता है, 1000 होता है। सो 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। लेकिन हम जब सेल्स की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें छोटी यूनिट्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। सो मीटर से छोटी यूनिट्स को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उनका हमें आइडिया होना चाहिए अच्छे तरीके से। ओके, अब मीटर से जो छोटी यूनिट है वो आ जाती है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का हम आइडिया कैसे लगाएंगे? मिलीमीटर का आइडिया हम ऐसे लगाएंगे कि ये 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर लेंथ की जो भी स्ट्रक्चर है उसके हम 1000 छोटे छोटे इक्वल पीसेस करते हैं, तो उनमें जो एक पीस है वो 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो सिंपली ये है कि जो 1000 मिलीमीटर्स होते हैं वो मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, ठीक है। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर क्या है, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर है, यानी 1/1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है 10⁻³ मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। और सिंपली मैंने आपको ये ऐसे बताया है, लेट्स से ये 1 मीटर लेंथ है, ठीक है, मार्कर की, और इसके हम 1000 पीसेस करते हैं, इक्वल पीसेस। तो इनमें जो एक पीस होगा छोटा सा वो क्या है, 1 मिलीमीटर होगा। अब 1 मिलीमीटर से नीचे यूनिट की तरफ आते हैं, क्योंकि सेल्स की जब यूनिट हम देखते हैं, सेल्स की जो स्ट्रक्चर हैं जो हम आम आंख से नहीं देख पाते वो बहुत छोटी होती हैं, वो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में होती हैं। सो मिलीमीटर से छोटी यूनिट आ जाती है माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर है 1 मीटर का 1 मिलियन हिस्सा, ठीक है। यानी कि ये 1 मीटर है, सिंपली आपको बताता हूँ। लेट्स से दिस मार्कर हैव लेंथ ऑफ 1 मीटर, और इसको आप 10 लाख मरतबा छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे, तो वो जो एक पीस होगा इसका छोटा सा, वो क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर होगा। तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि माइक्रोमीटर कितनी छोटी यूनिट है, कितनी छोटे से साइज़ के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। सो माइक्रोमीटर को हम 10⁻⁶ मीटर भी लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब माइक्रोमीटर से भी छोटी स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, और उनको स्टडी करने के लिए हम नैनोमीटर की यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब नैनोमीटर क्या है, नैनोमीटर बहुत सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट्स से ये 1 मीटर है, या लेट्स से ये 1 मीटर है। वैसे तो ये 1 मीटर लेंथ नहीं है, लेकिन एग्जांपल कर लेते हैं। 1 मीटर 3 फीट इतनी होती है तकरीबन, ठीक है। लेकिन हम एग्जांपल के लिए मार्कर को देखते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आए। ये 1 मीटर है और इसके हम 1000 इक्वल पीस, 1 अरब इक्वल पीसेस करते हैं। कितने, 1 अरब इक्वल पीसेस, जो कि डेफिनेटली इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि 1 मीटर लेंथ के 1 अरब हम छोटे छोटे पीसेस करते हैं, तो उनमें जो एक पीस होगा वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर होगा। तो मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है। सो 1 नैनोमीटर क्या है, 1 मीटर का 1 अरब हिस्सा है, ठीक है। 1/1 अरब, या इसे 10⁻⁹ मीटर भी लिखा जाता है। तो अब आपको आइडिया हो चुका है कि यूनिट्स, छोटी यूनिट्स कौन सी होती हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ह्यूमन आंख की जो कैपेसिटी है वो क्या है, कि हमारी आंख तकरीबन 50 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर के साइज़ को देख पाती है, यानी 50 माइक्रोमीटर से छोटे साइज़ की स्ट्रक्चर को हमारी आंख नहीं देख पाती। जबकि हमारे जो सेल्स होते हैं उनका नॉर्मल साइज़ होता है 5 माइक्रोमीटर टू 4 माइक्रोमीटर। सो ये रेंज है,
ठीक है, माइक्रोमीटर की। सो 5 माइक्रोमीटर, यानी यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर हमने लिखा हुआ। सो इससे थोड़ा सा बड़ा 5 माइक्रोमीटर टू 40 माइक्रोमीटर सेल्स की तकरीबन साइज़ होता है, डिफरेंट वेरी कर सकता है डिफरेंट सेल्स की साइज़। अच्छा, छोटी अब स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सेल के अंदर एक राइबोसोम्स होते हैं, वो बहुत छोटे हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। कितने स्मॉल हैं जी? इनका साइज़ जो है वो नैनोमीटर के अंदर होता है, और राइबोसोम का साइज़ तकरीबन होता है 25 नैनोमीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल का साइज़ है 5 माइक्रोमीटर, और राइबोसोम कितना छोटा है, 25 नैनोमीटर। ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के साइज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की तरफ। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? ये सबसे पहले इन्वेंट होने वाला माइक्रोस्कोप है। ठीक है, और डेफिनेटली फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, जो जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत एडवांस है, चीज़ों को बहुत छोटी स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली दिखाता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की कुछ लिमिटेशंस होंगी, लेकिन ये आपको तकरीबन 1000 मैग्नीफाई करके चीज़ दिखा सकता है, यानी 1000 गुना छोटी चीज़ जो आपकी आंख नहीं देख पाती उसे ये आपको दिखा सकता है, यानी 1000 टाइम चीज़ को बड़ा करके ये आपको दिखा सकता है। और लाइट माइक्रोस्कोप की लिमिट क्या है कि लाइट माइक्रोस्कोप आपको 200 नैनोमीटर से छोटी स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाता। अब आप एग्जांपल समझ लें, राइबोसोम की स्ट्रक्चर साइज़ क्या है? 25 नैनोमीटर, और लाइट माइक्रोस्कोप की लिमिट क्या है? 200 नैनोमीटर। तो इसका मतलब है राइबोसोम को आप लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख पाते। अब ये 200 नैनोमीटर इसकी लिमिट क्यों है, ये अभी हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रा कर रखा है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? यानी जितनी ये जो विजिबल लाइट है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं चीज़ों को, ये लाइट क्या है? वेवलेंथ की फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये कौन सी वेवलेंथ होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ होती हैं। सो विजिबल लाइट के अलावा और भी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ होती हैं, जैसे एक्स रेज होगी, गैमा रेज होगी, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, ये सारी क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये आपने सिंपल समझ लेना। सो ये जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको एक पेज के ऊपर इनकी रेंज को पेज के ऊपर सिंप्लीफाई करके ड्रा करने का नाम होता है स्पेक्ट्रम। सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डिफरेंट जो रेंजेस हैं उन्हें किसी स्ट्रक्चर के ऊपर ड्रा करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पर मैंने ड्रा कर रखे हैं। ये हमें क्या बताता है कि जो वेवलेंथ्स हैं, डिफरेंट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसमें ये छोटा सा जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये विजिबल लाइट का पोर्शन है, यानी इस लाइट के पोर्शन की मदद से हम सारी चीज़ों को देखते हैं। और इसमें जो वेवलेंथ आ जाती है वो आ जाती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये विजिबल लाइट है, और इसी के अंदर जितने भी कलर्स होते हैं वो हम देख पाते हैं। इसमें जो 400 नैनोमीटर है वो वायलेट और ब्लू लाइट होती है। ठीक है, और 700 नैनोमीटर में जाकर रेड लाइट होती है, जिसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट के। ठीक है, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया। अच्छा, यहाँ पर पीछे जब हम आते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जिसकी वेवलेंथ और कम है। पीछे आते हैं एक्स रेज आती हैं जिनकी वेवलेंथ और ज़्यादा कम है। फिर गैमा रेज और ज़्यादा वेवलेंथ कम है, 0.1 नैनोमीटर तक चली जाती है गैमा रेज की वेवलेंथ। ठीक है, और एक्स रेज वाले रेंज में ही जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इस रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो भी बहुत कम होती है, जिसकी मदद से हम बहुत छोटे पार्टिकल्स को देख पाते हैं। और इंफ्रारेड को जब हम देखते हैं तो इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, माइक्रोवेव्स की और ज़्यादा है, रेडियो टीवी वेव्स की और ज़्यादा वेवलेंथ हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसी वजह से आप देख पाते हैं कि रेडियो और टीवी वेव्स के जो सिग्नल्स हैं बहुत दूर इलाकों तक जा सकते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो यूज़ करता है इस विजिबल लाइट को, और इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो जब चीज़ों को टकरा कर वापस आती है तो वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देती है। सिंपली अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। लेट्स से ये सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम साइज़ देखें तो ये होता है 1000 नैनोमीटर, जबकि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसमें स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या है ब्लू लाइट की, और वो क्या है 400 नैनोमीटर। ठीक है,
तो ये 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ के रास्ते में अगर 1000 नैनोमीटर की साइज़ का कोई ऑब्जेक्ट होगा तो डेफिनेटली ये वेवलेंथ उस स्ट्रक्चर के साथ टकरा कर वापस होगी और आपको नज़र आएगी वो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि अगर हम राइबोसोम के साइज़ को देखें तो वो होता है 25 नैनोमीटर, जबकि वेवलेंथ की लाइट वेवलेंथ का जो साइज़ है वो क्या है 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी वो राइबोसोम्स के आर पार से गुजर जाएगी, जिसकी वजह से राइबोसोम को कभी हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं लाइट माइक्रोस्कोप की कि वो अपने वेवलेंथ से छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं दिखा पाता। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 400 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है जब चल रही होगी तो रास्ते में अगर राइबोसोम आता है जो कि बहुत छोटा है 25 नैनोमीटर का, तो उसे हिट किए बगैर वो वेवलेंथ पास हो जाएगी, जिसकी वजह से राइबोसोम को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर या देख नहीं पाएंगे। बट लाइट माइक्रोस्कोप की जो लिमिट है वो क्या होती है 200 नैनोमीटर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉलेस्ट विजिबल वेवलेंथ है उसे हम डिवाइड कर देंगे 2 पर। सो इसका मतलब ये है कि 400 नैनोमीटर ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है उसे हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 नैनोमीटर। तो जब भी हम वेवलेंथ को देखते हैं तो वेवलेंथ ऊपर और नीचे इस तरीके से वेव की तरह चल रही है ना, तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं तो 200 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर को लाइट माइक्रोस्कोप हमें दिखा सकता है। इससे छोटी जितनी भी स्ट्रक्चर्स होंगी साइज़ की उन्हें लाइट माइक्रोस्कोप डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ओके, लाइट माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है सिंपली हम देख लेते हैं। ये आई आ गई, यहाँ से हम देख पा रहे होते हैं, ठीक है, और आई के पास जिस लेंस की मदद से हम देख पा रहे होते हैं वो ओकुलर लेंस होता है, और इसके अंदर भी मैग्नीफिकेशन पावर होती है, यानी चीज़ को बड़ा करके दिखाने की। फिर नीचे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये डिफरेंट 2, 3, 5 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और इनकी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर होती है। आपने चीज़ को अगर 5 टाइम बड़ा करके देखना है, 50 टाइम बड़ा करके देखना है, तो आप इसे रोटेट करके अपनी मर्ज़ी का ऑब्जेक्टिव लेंस लेकर आ सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कर रहा है, चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, नीचे स्पेसिमेन होता है, यानी जो भी सैंपल जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं वो क्या होता है, स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन के नीचे स्टेज होता है और स्टेज के नीचे एक कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है, लाइट को फोकस करवाना ऑन टू द स्पेसिमेन। ठीक है, और नीचे होती है लाइट सोर्स। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये लाइट सोर्स से लाइट आती है, यहाँ पर लाइट हो सकती है या सनलाइट यूज़ की जाती है, मोस्टली आजकल लाइट होती है। ठीक है, ये लाइट जब निकलती है यहाँ पर कंडेंसर लेंस को हिट करती है। कंडेंसर लेंस क्या करता है, उस लाइट को फोकस करवाते हैं ऑन टू द स्पेसिमेन। ठीक है, और स्पेसिमेन से वो लाइट पास होकर चली जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ। ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होती है ओकुलर लेंस। ओकुलर लेंस से आगे आई होती है जहाँ पर आपको वो स्ट्रक्चर विजिबल होती है, नज़र आती है। अब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो लिविंग स्ट्रक्चर है, जैसे अगर हम सेल को देख पा रहे हैं तो सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं मोस्टली ट्रांसपेरेंट होती हैं, इसलिए उन्हें सम टाइप का डाई में रखा जाता है या डाई किया जाता है, डिफरेंट कलर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो स्ट्रक्चर आसानी से हमें क्लियर हो सकें, विजिबल हो सकें। और इसके अलावा यहाँ पर डिस्कस करने की बातें हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने को रेजोल्यूशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में फ़र्क होता है। मैग्नीफिकेशन सिंपली जूमिंग को बोलते हैं, रेजोल्यूशन क्या है, उसकी क्वालिटी को बोलते हैं, यानी क्लियर कितनी है पिक्चर। तो जितनी ज़्यादा पिक्चर क्लियर आएगी इसका मतलब रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा है। और रेजोल्यूशन का सिंपल कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी इमेज जो है वो डॉट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स हैं, इनसे मिलकर चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अब अगर आपके कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी तो आपका कैमरा इन डॉट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, एक ही डॉट बता रहा होगा। लेकिन कैमरे की क्वालिटी अगर अच्छी है तो हर एक डॉट को आपका कैमरा डिफरेंट बता रहा होगा। तो ये बेसिकली रेजोल्यूशन आ गई। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करना अच्छे तरीके से रेजोल्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है, इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बट लाइट माइक्रोस्कोप के कुछ बेनिफिट्स होते हैं ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें पहला बेनिफिट यह आ जाता है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से आप कलर स्ट्रक्चर को भी देख पाते हैं। जैसे अगर आप क्लोरोफिल को देखेंगे तो वो ग्रीन आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जब आप डाई करेंगे तो आपको डाई कलर नज़र आएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके ही देख पाएँ।
और आप उन्हें लाइव भी देख सकते हैं। सो लाइव उनकी हरकत, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें भी आप देख पाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको चीज़ को किल करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सेल है, आपने उसे डिहाइड्रेट करना होता है, तब आप उसे देख पाते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।